सी शार्प के अंदर जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स के हवाले से। ये तीनों चीज़ें बेसिकली कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट को देख रहे होंगे, स्टेटमेंट क्या होती है, देन एक्सप्रेशन की तरफ बात करेंगे और लास्ट में ऑपरेटर्स को देख रहे होंगे कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ कर रहे होंगे सी शार्प के अंदर और कितने इन टाइप से कितने कैटेगरी से हम सबको डीप बात करेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं स्टेटमेंट की तरफ से। स्टेटमेंट क्या होती है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे कि इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट होते क्या है? सी शार्प प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ टास्क दैट परफॉर्म टू अचीव द ऑल ओवर द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। मतलब स्टेटमेंट मतलब आपके पास क्या है, स्पेसिफिक टास्क है। टास्क का मतलब ये है कि लाइन ऑफ कोड के फोर सपोज अगर आपके पास एग्जांपल लेके चले, हमें एक कैलकुलेटर है। आप कैलकुलेटर के अंदर बेसिकली जो हम कोड लिख रहे होंगे, कोड में इस तरीके से होगा कि अगर आपको उसमें फंक्शनलिटी ऐड करनी है, प्लस की या माइनस की फंक्शनलिटी ऐड करनी है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, कुछ भी आपको काम करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ कोड होगा। तो उन लाइन ऑफ कोड को हम लोग यहाँ पे जो है स्टेटमेंट कह रहे हैं। यानी ये कह सकते हो कि जो पीस ऑफ कोड होता है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, नॉट जस्ट सी शार्प, किसी भी प्रोग्राम की अगर हम बात करें, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर पीस ऑफ कोड को हम लोग स्टेटमेंट कह रहे होते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश का वर्ड, जैसे लाइन, एक पैराग्राफ। तो एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा काम जिसके थ्रू हम कोई ना कोई अपनी फंक्शनलिटी को अचीव कर रहे हैं, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे होते हैं ये हमारी स्टेटमेंट है। सेकंड पॉइंट से कह रहा है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क प्रोग्रामर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। मतलब प्रोग्रामर करते हैं कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, कुछ स्पेसिफिक काम करना है, हमारे कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो क्या कहलाती है हमारे पास, दिस इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। इन दो पॉइंट्स पे स्टेटमेंट के, एक पॉइंट ये कि किसी भी काम को करने के लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी है, और सेकंड चीज़ है जो प्रोग्रामर जो है कुछ अपने इंस्ट्रक्शन देगा, कुछ वर्किंग जो कर रहा होगा, यानी इन शॉर्ट कोड जो प्रोवाइड करेगा, उस कोड को हम लोग इंस्ट्रक्शन के स्टेटमेंट कह रहे होते हैं हमारी। उसके बाद अ सी शार्प स्टेटमेंट कैन कंटेन एक्सप्रेशंस दैट इवैल्यूएट ऑफ टू अ वैल्यू। ये एक नया पॉइंट आया कि सी शार्प की जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर जो है आपके पास एक्सप्रेशन मल्टीपल ऐड होती है, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट जो है मिलकर आपके पास, मल्टीपल एक्सप्रेशन मिलकर आपके पास एक जो है स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। अब ये एक्सप्रेशन होती क्या है, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं आगे फर्दर। एक्सप्रेशन का भी टॉपिक है हमारा, इससे बात आने वाला है। लेकिन इतना याद रखें कि आपकी जो स्टेटमेंट होती है एक, उसके अंदर एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या होते हैं उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। और वो एक्सप्रेशन यूज होती है वैल्यूज के साथ, यानी आपके नंबर्स के साथ, जो भी आपका डेटा ना उसके साथ वो एक्सप्रेशन यूज हो रही होती है। देन द स्टेटमेंट आर रेफर्ड टू एज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड सी शार्प कीवर्ड्स डेट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब वही वाली बात कर दी यहाँ पे कि स्टेटमेंट जो है आपके पास, उसके अंदर आपके पास वेरिएबल कंबाइन होंगे, यानी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं एंड सी शार्प कीवर्ड्स। अब सी शार्प के कीवर्ड क्या है यहाँ पे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कॉन्स्ट का कीवर्ड पढ़ा है, और वेरिएबल के लिए हम लोग इंट का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, या जो भी हमने सी शार्प के जो रिजर्व कीवर्ड है, वो सारे के सारे कीवर्ड और ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स मिलकर आपके पास एक स्टेटमेंट को बिल्डअप कर रहे होते हैं, एक स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे होते हैं। एक स्टेटमेंट के अंदर सब चीज़ें मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल द लाइन विच इनिशियलाइज अ वेरिएबल बाय असाइनिंग इट्स अ वैल्यू इज अ स्टेटमेंट। यानी कि लास्ट टाइम या हम शुरू क्लास में करते हुए आ रहे हैं काम, जब से हम इनपुट आउटपुट कर रहे हैं कि एक लाइन में हम रहते हुए अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। अब वहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑपरेटर भी यूज हो रहा होता है, आपका वेरिएबल भी होता है, आपका कीवर्ड भी होता है। यानी वो जो लाइन हम लिख रहे हैं ना कि फॉर सपोज इंट ए इक्वल टू 10, ये हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर, उसका नाम ए है और उसमें से होगा 10। तो ये पूरी लाइन ऑफ कोड आपके पास क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर रहे हो, तो वैल्यू पहले तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, देन उसके अंदर वैल्यू को जब असाइन कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास कहलाती है स्टेटमेंट आपकी। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है स्टेटमेंट के हवाले से। फिर है इन सी शार्प स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। सबको पता है, मतलब नॉर्मल सी बात है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही, ठीक है, एक्सेप्ट जी पाइथन के अलावा आपके पास जो स्टेटमेंट होती है हमारी, वो सेमीकोलन के साथ माइंड अप पूरी होती है। हर स्टेटमेंट के बाद, जैसे इंग्लिश के राइटिंग में हर स्टेटमेंट के बाद हम लोग का लाइन के बाद देख रहे हैं डॉट लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टेटमेंट हम देख रहे होंगे, हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आपको लाजमी ऐड करना है। एक ही चीज़ हो गई है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है सी शार्प प्रोग्राम कंटेन मल्टीपल स्टेटमेंट ग्रुप इन ब्लॉक। मतलब यहाँ पे सी शार्प के अंदर ये नहीं कि आप एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे, आप मल्टीपल स्टेटमेंट को भी एक ग्रुप के साथ अंदर बाइंड कर सकते हैं। ग्रुप इज अ कोड सेगमेंट इनक्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट्स। यानी यहाँ पे ये है कि जो ग्रुप बनेगा स्टेटमेंट का, यानी फॉर सपोज आपने 3 4 5 लाइन लिखी, तो जैसे कि आपकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से थी कि पहले आपने यूजर से इनपुट लिया, फिर आपने जो है उस इनपुट को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, और तीसरे पॉइंट में आपने ये किया कि उस इनपुट को डिस्प्ले करा दिया। यानी पहले आपने पूछा यूजर से कि अपना नाम इंसर्ट करें, जैसे उसने अपना नाम इंसर्ट किया, आपने उसको वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, देन उस वेरिएबल को आपने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे आपके 3 काम हो गए। अब उन तीनों काम को आप ग्रुप करके
एक जो है सेगमेंट ऑफ कोड के अंदर इजीली बाइंड अप कर सकते हो विद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स आपके पास लाजमी आएंगे। तो ये इस पॉइंट का मकसद यहाँ पे ये है कि स्टेटमेंट मल्टीपल हो सकती है, वो ग्रुप के साथ मिलकर भी काम कर सकती है। जैसे कि अगर आप सिंपल बात करें एडिशन की कि 2 नंबर ऐड कैसे होता है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले तो 1 नंबर ऐड करना है, उसके बाद ऑपरेटर ऐड करना होता है कि आपको इस नंबर के साथ आपको प्लेस करना, मल्टीप्लिकेशन करनी, डिवीजन करनी, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है। और उसके बाद आपका सेकंड नंबर आता है कि 2 वैल्यूज हैं उनको मुझे ऐड अप करना है। तो ये पूरा काम हो रहा है, पूरा एक ग्रुप ऑफ टास्क कहलाएगा कि सब मिलके काम कर रहे हैं। अगर आपको ऐड अप भी करानी है वैल्यूज को, तब भी आपके पास 3-4 लाइनें हैं जो कि लाइन्स आपके पास स्टेटमेंट करा रही होती है, ग्रुप होकर काम कर रही होती है। फिर स्टेटमेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द इनपुट, द प्रोसेस एंड द आउटपुट टास्क ऑफ अ प्रोग्राम। यानी स्टेटमेंट के अंदर जो है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कैलकुलेशन की, कि जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट आपके पास सिर्फ इनपुट ले रही हो। जो स्टेटमेंट होती है वो इनपुट वाला काम भी कर रही होती है, किसी स्टेटमेंट के थ्रू आप आउटपुट भी डेटा को करवा सकते हो, और किसी स्टेटमेंट के अंदर आप डेटा को प्रोसेस भी करवा सकते हैं। तो डेटा को प्रोसेस करना, आउटपुट करना, इनपुट करना है, सारे के सारे काम के लिए स्टेटमेंट आप डिफरेंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट कैन कंसिस्ट ऑफ, कि स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, तो वो डिफाइन कर दी। यहाँ पे डेटा टाइप्स स्टेटमेंट के अंदर हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कुछ अचानक चीज़ें मैंने मेंशन करी यहाँ पे, जो कि एक स्टेटमेंट के अंदर आपको लास्ट में नजर आ जाएंगी। कभी भी आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नजर आ रही होंगी किसी न किसी लेवल के ऊपर। तो इन सब के ऊपर हम इन डीप बात करें। किसी कुछ चीज़ों का तो आपको आइडिया होगा, जैसे डेटा टाइप हो गए, वेरिएबल्स हो गए, तो कॉन्स्टेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं। तो स्केप सीक्वेंस भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जैसे कि बैक स्लैश हमने एन पढ़ा था, बैक स्लैश टी पढ़ा था, तो वो स्केप सीक्वेंस होते थे। तो वो सारी की सारी भी आपके पास स्टेटमेंट के अंदर ही काउंट हो रही होती है। फिर स्टेटमेंट के थ्रू हम कर क्या सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हुए अपनी प्रोग्राम बिल्डिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग लॉजिक के अंदर हमारे पास क्या एक फ्लो ऐड होता है कि उससे हमारे पास फायदा क्या होता है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है इनिशियलाइज वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, कि स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप अपने वेरिएबल्स को और अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, इनिशियलाइज का मतलब डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड है टेक द इनपुट, कि आप यूजर से डेटा ले सकते हैं या बेसिकली डेटाबेस से डेटा आप इंसर्ट करवा सकते हैं, ये भी काम हम स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है कॉलिंग अ मेथड या कॉल अ मेथड ऑफ अ क्लास, यानी किसी क्लास का कोई मेथड है, कोई फंक्शन है, उसको भी आप इजीली कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। और लास्ट में लिखा हुआ डिस्प्ले दी आउटपुट, यानी एट द एंड आप जो आउटपुट रिट्रीव करवा रहे हो, आउटपुट जो शो करा रहे हो यूजर को, तो वो भी आप स्टेटमेंट के थ्रू काम कर सकते हैं। अगर देखा जाए जो हमने एग्जांपल ली थी अभी, यूजर वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि यूजर से इनपुट किया जा रहा है, फिर उसको प्रोसेस किया जा रहा है, देन उसके पास आउटपुट दिया जा रहा है। तो ये सारे काम यहाँ पर डिफाइन कर दिए गए कि ये सारे काम करने के लिए आपको स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, और स्टेटमेंट लिखकर आप ये सारे काम इजीली कर सकता है। तो ये कुछ बातें हमने स्टेटमेंट की करी है। और उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स के हवाले से, ये स्टेटमेंट्स आपके पास कितनी टाइप्स की अवेलेबल होती हैं सी शार्प के अंदर। ये सिर्फ सी शार्प के अंदर स्पेसिफाई होकर बात की जा रही है, किसी और लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस की यहाँ पे बात नहीं की जा रही। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, या कुछ ऐसे टाइप्स लिखी हुई स्टेटमेंट की जो कि हम सी शार्प में यूज कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स उसमें है सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट और एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट। हम वन बाय वन हम सारी देख होंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तो हम किसी एक टॉपिक को स्पेसिफिक नहीं करेंगे, अभी तो हम सिर्फ जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं चीज़ों का। आने वाली क्लासेस के अंदर हम वन बाय वन सारी जो जितने भी टाइप्स के आपके पास स्टेटमेंट है उन सबको डे बाय डे देख रहे होंगे। अच्छा, देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन का। हमारे पास जो टॉपिक था वो स्टेटमेंट थी, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। तो स्टेटमेंट के ऊपर हमने बात कर ली, अब बात करते हैं हम एक्सप्रेशन के ऊपर। अब एक्सप्रेशन में हम देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था कि स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशन होता है, ये पॉइंट मैंने एक्सेप्ट करवाया था आपको। तो अभी एक्सप्रेशन होते हैं क्या, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आता है। और यहाँ पे डिफाइन किया मैंने एक्सप्रेशन के हवाले से। एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा like in mathematical expression is program in programming language including C# are considered from the operates and operators। मतलब ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स जो होता है आपके पास, जैसे मैथमेटिकल काम है आपका, यानी इससे इन शॉर्ट जो हमने अभी तक इतनी सारी बातें करी वेरिएबल के हवाले से, कि वेरिएबल में आप डेटा स्टोर करवा रहे हो, उसके बाद उसको एड अप करवा रहे हो, माइनस करवा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो, जो भी मैथमेटिकल काम है आपके, जो वे ऑफ वर्किंग है आपकी, जैसे कि आपको प्लस करवाना है, यानी आपको जो स्पेसिफिक टास्क है आपको माइनस करवाना है, तो वो जो चीज़ है आपकी वो कहलाती है आपके एक्सप्रेशन है आपकी। जैसे अगर कोई पूछता है आपसे कि ये प्रोग्राम आपका क्या करता है, आप कहेंगे 2 वैल्यूज को ऐड करवाता है। तो ये 2 वैल्यूज को ऐड करवाना जो है ना, ये काम जो है ऐड करवाना, ये कहलाएगी आपकी एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे 2+2 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, और उसके आगे मजीद डिफाइन किया हुआ है एन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट इन सी शार्प एंड्स विद अ सेमीकोलन। सेम वही पॉइंट है जो कि आपके पास स्टेटमेंट के हवाले से था।
और उसके बाद दी फॉलोइंग कोड डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन होती क्या आपके पास। एक्सप्रेशन क्या है, देखो इस तरीके से कि आपके पास एक वेरिएबल है सिंपल इंटरेस्ट का, और इसके अंदर आपने इसको असाइन किया प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टाइम और मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। ये जो पूरी एक लाइन लिखी है आपने, ये पूरी जो कैलकुलेशन लिखी है, कैलकुलेशन आपके पास क्या कहलाएगी, ये पूरी एक्सप्रेशन है आपकी। ये कह सकते हो इक्वेशंस होगी मैथ के अंदर, तो वैसे इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशंस बनती हैं जो आपके टास्क बनेंगे मैथमेटिकल, वो आपके पास कहलाएगी प्रोग्रामिंग के एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन काफी कंबाइन होती है, एक्सप्रेशन मिलकर ही क्या बना रही होती है, स्टेटमेंट बना रही होती है। स्टेटमेंट के ऊपर हम बात कर चुके हैं, स्टेटमेंट के अंदर क्या होती है, मल्टीपल एक्सप्रेशन ही होती है। तो ये एग्जाम्पल लिखी हुई थी एक्सप्रेशन के हवाले से कि एक्सप्रेशन होता क्या है। अच्छा, उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सीक्वेंस वाइज चलना है कि पहले स्टेटमेंट आएगी, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन होती है, और एक्सप्रेशन के अंदर भी आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज किया हमने, यहाँ पे भी हमने मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज किए। तो अब हम और शॉर्ट हो रहे हैं चीजों को लेके, हम एक्सप्रेशन के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं सिर्फ उसको देख रहे हैं कि ये ऑपरेटर्स क्या होता है। यानी पूरी लाइन में से पहले जो पूरी लाइन थी वो थी हमारे पास स्टेटमेंट, तो इस लाइन में से जो हमारे पास कैलकुलेशन वाला काम था ना, ये था आपके पास एक्सप्रेशन। अब उस एक्सप्रेशन के अंदर रहते हुए जो आपके पास ये ऑपरेटर्स लगे ना, ये ऑपरेटर्स आपके पास क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन इन सी शार्प कंप्राइज वन और मोर ऑपरेटर्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन वेरिएबल। मतलब जो एक्सप्रेशन होती है, आप एक्सप्रेशन के ऊपर बात करें, जैसे ये एक्सप्रेशन ऊपर लिखी हुई है, इसके अंदर आपके पास वन और मोर यानी एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर्स यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर एक ऑपरेटर यूज हो रहा है प्लस का, और यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। तो और वो मल्टीपल ऑपरेटर यूज करते हुए कोई ना कोई आपका स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑपरेटर का एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है एन ऑपरेशन इज इन एक्शन परफॉर्म ऑन अ सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज स्टोर इन अ वेरिएबल। मतलब यहाँ पे ये कि जो ऑपरेशन होगा ऑपरेटर्स के थ्रू, जो आपके पास प्लस का ऑपरेटर है माइनस का ऑपरेटर कितने होता है उसके बाद में बात करेंगे। तो जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा तो वो वन और मल्टीपल यानी एक या एक से ज्यादा वैल्यूज के ऊपर इजीली परफॉर्म हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ दो वैल्यूज को एडअप करेंगे, आप दो से ज्यादा वैल्यूज को भी एडअप कर सकते हैं। यानी आपके पास जो ऑपरेशन हो रहा होगा वो मल्टीपल वैल्यूज के दरमियान भी हो सकता है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हुए अपनी वैल्यूज को जनरेट कर रहे होंगे। सिंबल्स यहाँ पे जो होता है हमको पता है, प्लस के लिए जो प्लस का सिंबल यूज हो रहा होता है, माइनस के लिए माइनस का सिंबल ऐड हो रहा होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स हो रहे होते हैं यूज, जिसके थ्रू आपके डिफरेंट वैल्यूज के आउटपुट जनरेट हो रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ऑपरेटर्स के हवाले से, ये वो है द सिंबल इज कॉल्ड एन ऑपरेटर एंड इट्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म ऑन द वैल्यू। मतलब जो सिंबल्स की हमने बात करी, सिंबल्स होते क्या है, सिंबल बेसिकली हमारे ऑपरेटर का नाम होता है, ऑपरेटर हमारे सिंबल ही होते हैं। जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इक्वल ग्रेटर देन लेस देन नॉट इक्वल, सारे के सारे आपके पास जो है ऑपरेटर्स हैं जो कि डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि आपकी जो वैल्यूज हैं उसके ऊपर कौन सा टास्क परफॉर्म होने वाला है। आया वो अपडेट होने वाली है, डिलीट मतलब वो प्लस होने वाली है, वो बेसिकली मैनेज होने वाली है, इक्वल होने वाली है, नॉट इक्वल होने वाली है, जो भी काम होने वाला है वो डिफाइन करेगा आपका ऑपरेटर का जो सिंबल है वो डिफाइन करेगा। देन फिर पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे एन ऑपरेंड माइट बी अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड यहाँ पे जो कहलाता है ऑपरेंड वो चीज होती है जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म हो रहा है। तीन चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेशन। तीन चीजें यहाँ पे यूज हो रही होती हैं। तो ऑपरेटर आपने पढ़ लिया, ऑपरेटर के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड वो होता है जिसके ऊपर ये परफॉर्मेंस हो रही है। अगर आपके पास 2+2 जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है मैंने यहाँ पे अगर देखें इस एग्जांपल के अंदर 2 और जो 2 है ना, ये दोनों वैल्यूज है मेरी, ये मेरे ऑपरेंड कहलाएंगे। ऑपरेंड इट्स समथिंग जिसके ऊपर काम आपका हो रहा है, जो जिसके ऊपर आपकी जो ऑपरेशन है परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये जो प्लस का सिंबल है ये आपका ऑपरेटर है जो कि डिफाइन कर रहा है कि कौन सा स्पेसिफिक टास्क इन दो वैल्यूज के दरमियान में होने वाला है। और ये एंटायर जो एक्सप्रेशन आपकी बनती है ना, ये एंटायर एक्सप्रेशन आपके पास कहलाती है ऑपरेशन। इट इज कॉल्ड ऑपरेशन, की एक ऑपरेशन हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ऑपरेंड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई कि एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, फिर प्लस करें इसमें एक्स माइनस बाय वाई, जो भी इसकी वैल्यूज बने तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगी जहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है वो यूज कर रहा है इन दो जो पीस ऑफ आपके पास ऑपरेशन है उनको आपस में कंबाइन कर रहा है, एड अप करा रहा है। यानी एक ऑपरेटर दो मल्टीपल डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म करवा के एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस क्रिएट कर रहा है। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। लेकिन ये है कि ये काम नॉर्मली अपने मैथ्स में देखे होंगे, तो ये सेम उसी तरीके से यूज होगा जिस तरीके से मैथ्स में होता है कि डिफरेंट हम छोटे छोटे जो है टास्क को, छोटे छोटे सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपनी इंटायर जो इक्वेशंस होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम आगे फर्दर वर्क कर रहे होते हैं। तो ये उसी तरीके से अप्लाई होगा इसके अंदर काफी जो ऑपरेटर्स हैं उसको काफी ज्यादा रोल होता है।
उसके बाद द वैल्यू ऑफ विच द ऑपरेशन इज द परफॉर्मेंस कॉल्ड द ऑपरेंड, मतलब जिस कोई वाली बात मैं कर चुका हूँ कि जो भी आपका ऑपरेटर है जो जिस भी वैल्यू के ऊपर वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, यानी अगर दो वैल्यूज ऐड हो रही है तो वो जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो आपके ऑपरेंड कहलाएंगे। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, मतलब ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेटर्स का काम ये होता है कि आपके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, ईजी करना, ये सिंपल सा काम है ऑपरेटर्स का आपके। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, in C# there is a predefined set of operators used to perform various type of आपके operations के C# के ना मल्टीपल सेट्स बने हुए ऑपरेटर्स के आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि C# के अंदर एक दो ऑपरेटर नहीं है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं और वो सारे के सारे ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन सेट के अंदर डिफाइंड हुए हैं, क्लासिफाइड हुए हैं। तो यहाँ पे वो डिफाइन जो चीज़ें मैंने कैटेगरीज डिफाइन कर दी है मैंने यहाँ पे, मैंने देखा जाए तो 6 कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जिसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और लास्ट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक, तो अच्छा इससे कुछ सीक्वेंस नहीं है, जरूरी नहीं कि पहले इंक्रीमेंट आएगा फिर डिक्रीमेंट आएगा, पहले अर्थमेटिक आएगा फिर लॉजिकल आएगा, ऐसे कुछ सीक्वेंस नहीं है, मैंने जो है वन बाय वन ऐसे लिख दिए। आप ये हम सारे ऑपरेटर्स पढ़ लोगे तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग अर्थमेटिक और रिलेशन ऑपरेटर्स की तरफ से आगे स्विच करें। लेकिन ये कुछ वो टाइप्स हैं जो कि ऑपरेटर्स जिस कैटेगरी के अंदर C# के अंदर डिवाइड होता है। ये सारे जो आपके पास सी लैंग्वेज होती है, कोई और सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, उन सब के अंदर काफ़ी ऑपरेटर्स आपको मिल भी जाएंगे जिसमें अर्थमेटिक होता है, रिलेशनल होता है, लॉजिकल होता है। लेकिन कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ C# के लिए स्पेसिफिक हैं, किसी और लैंग्वेज के अंदर वो यूज़ या पुरानी लैंग्वेज के अंदर वो यूज़ नहीं हो रहे होते। अच्छा उसके बाद यहाँ पे और डिफाइन किया हुआ है कि ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। यहाँ पे अभी तो मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे 6 कैटेगरीज हैं, 6 और 7 जो भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे 6 और 7 कैटेगरीज यहाँ पे मेन डिफाइन करी है। लेकिन अगर उसको हम और शॉर्ट करें तो देखा जाए तो तीन ही ऐसी कैटेगरी होती है जिसके अंदर ऑपरेटर सारे हमारे बाइंड हो होते हैं, यानी कि हमने चीज़ों को और शॉर्ट कर लिया। पहले हमने सारे ऑपरेटर्स को 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसको और मदद कम कर दिया। पहली कैटेगरी है यूनरी ऑपरेटर, दूसरी कैटेगरी है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरी कैटेगरी जो आपके पास है वो है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें से जो कुछ ऑपरेटर्स हैं वो यूनरी ऑपरेटर्स में आ रहे होते हैं, जिसमें से आपके पास जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है यूनरी में आ रहा होता है, असाइनमेंट यूनरी में आ रहा होता है, बाकी बाइनरी में आ रहे होते हैं मोस्टली। और जो थर्ड वन है इसके अंदर बिटवाइज और लॉजिकल वगैरह ऑपरेटर्स भी इसमें टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी में काउंट हो रहे होते हैं। तो यानी हमने ऑपरेटर्स की कैटेगरी को और शॉर्ट कर लिया एग्जाम वगैरह में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात को पूछ सकता है, क्योंकि ये नॉर्मली नाम तो सबको याद होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन वगैरह जो सबको याद होते हैं, लेकिन ये जो नाम होते हैं ये याद नहीं होते। ये कोई नया ऑपरेटर नहीं, ये इन्हीं की एक्स्ट्रा नाम दिए हैं, यानी कि फॉर सपोज मैं आपसे कहूँ कि ये दो ऑपरेटर मिलके बनाते हैं यूनरी ऑपरेटर, उसी तरीके से ये दो ऑपरेटर मिलके, तीन ऑपरेटर मिलके बनाते हैं आपके पास बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, वही वाली बात कर रहा हूँ, ये मिल के एक और सब कैटेगरी, एक मेन कैटेगरी के अंदर ऐड हो रहा है। तो ये एक ही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये वही ऑपरेटर है, उनके दूसरे नाम दे दिए गए यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने क्लास को बात कर ली। अब ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ बढ़ते हैं।